हेलो गाइज, अपन लोग इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं विद्युत का। अब आज इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। देखते हैं आज कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है गाइज, नहीं तो फिर नेक्स्ट 3 पार्ट में इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ना था कि सारणी 11.2 में 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में कि कौन कौन से हैं। तो देखिए चालक कौन कौन से, तो चालक कौन होते हैं, धातुएं होती हैं। क्योंकि धातुओं में क्या है, जो आपका ये है करंट जो है तो आसानी से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो आपके धातु में कौन कौन सा है, देखिए सिल्वर है, कापर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है। और इनका प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। सिल्वर का कितना है, 1.60 इंटू 10 के पावर -8 है। कापर का देखिए 1.62 इंटू 10 की पावर -8 है। एल्युमिनियम का 2.63 इंटू 10 की पावर -8 है। फिर टंगस्टन के देखिए 5.20 इंटू 10 की पावर -8 है। निकल का 6.84 इंटू 10 की पावर -8 है। आयरन का 10.0 इंटू 10 की पावर -8 है। क्रोमियम का 12.9 इंटू 10 की पावर 8 है। मरकरी का 94.0 इंटू 10 की पावर -8 है। मैग्नीज का 1.84 इंटू 10 की पावर -6 है। इनका क्या है, ये प्रतिरोध है चालक के, जो आपके। अब मिश्र धातुएं देखिए, मिश्र धातुओं का कितना है। मिश्र धातु में आप में क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें क्या है कापर तथा निकिल के मिश्र धातु मैग्नीज। फिर मैग्नीज में क्या है, कापर है, मैग्नीज है तथा निकिल के मिश्र धातु ये क्या है, इसमें निक्रोम में क्या है, निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है तथा आयरन है। यानी कि निक्रोम में 4 धातुएं आपके मिलकर बनी हुई हैं। निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है। ये क्या है, इसमें 4 धातुएं निक्रोम के हैं। आपके कांस्टेंट में क्या क्या है, इसमें कापर और निकिल है। और आपका इसमें जो है तो मैग्नीज में क्या है, कापर, मैग्नीज और निकिल है। तो कांस्टेंट का देखिए क्या है, आपका प्रतिरोध 49 इंटू 10 की पावर -6 है। मैग्नीज का कितना है, 44 इंटू 10 की पावर -6 है। ये मिश्र धातुओं का है। तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा मतलब वो होती हैं, प्रतिरोधक होती हैं। और जो आपका वो है धातुएं जो है चालक हैं, उसमें जो है तो कम होती हैं। माइनस का उसमें 10 की पावर -8 है। और इसमें जो ये 10 की पावर -6 है। निक्रोम में देखिए 100 इंटू 10 की पावर -6 है। विद्युत रोधी, यानी कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में क्या करती हैं, नहीं होने देती हैं। तो ये क्या क्या है, आपका कांच है, कठोर एबोनाइट, डायमंड और कागज शुष्क। तो इसका क्या है, कांच का देखिए 10 की पावर 10 -10 की पावर 14 है। फिर ये कठोर है, कठोर में इसमें क्या है, जैसे 10 की पावर 13 -10 की पावर 16 है। एबोनाइट क्या है, 10 की पावर 15 -10 की पावर 17 है। डायमंड का 10 की पावर 12 -10 की पावर 13 है। कागज शुष्क जो है तो 10 की पावर 12 है। यानी कि ये विद्युत रोधी हैं, जो विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देंगी। तो 3 प्रकार से इसमें दिया हुआ आपका, एक तो चालक दिया हुआ, धातुएं दी हुई हैं जिसमें जो है तो प्रतिरोध कितना होता है। फिर इसके बाद आपके जो है मिश्र धातुएं दी हुई हैं जिनका प्रतिरोध कितना होता है। फिर इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, विद्युत रोधी दिया हुआ है, जो विद्युत प्रवाहित नहीं होने देती हैं। आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी इनमें से एक दे देगा और पूछेगा कि इसका जो है तो क्या होता है, मतलब कितना प्रतिरोध होता है। फिर क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो है तो आपका 11.3 में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले थ्योरी कर लेते हैं गाइस, इसके बाद सारे क्वेश्चन मैं करा के उसमें डालती जाऊंगी जैसा भी होगा। अब चलिए 11.6 प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान
किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। यानी कि चालक पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रतिरोध तथा उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्रायः प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। चित्र 11.6 में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज जो है तो संयोजन कहा जाता है। ये जब इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है R1, R2, R3 ये जो प्रतिरोधक हैं तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ए क्या है आपका? एमीटर है। भी क्या है? वोल्ट मीटर है। और ये आई क्या है? धारा है। और के क्या है? आपकी कुंजी है। और ये जो सेलों का संयोजन क्या है? ये बैटरी है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक है। ये श्रेणी क्रम में किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है इसे आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब अपन सवाल करेंगे तो उसमें जो है तो इसका मेन रूल रहेगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को जो है तो किस प्रकार से जो है तो जोड़ा जाएगा, तभी उसका प्रतिरोध निकालने में क्या है? हेल्प निकलेगी। R1, R2, R3 जो अपन निकालेंगे। फिर क्या है आपका चित्र 11.7 में अब 11.7 में देखिए प्रतिरोधक को एक ऐसा संयोजन दिखाया गया जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं में x तथा y के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अब जब इस प्रकार से जब 1 बाई 1 करके ऊपर नीचे से जोड़ा जाता है और जो देखिए इसमें भी क्या है? सब कुछ उसी तरह है। बैटरी है, कुंजी है, आपका एमीटर है, वोल्ट मीटर है, आई धारा है और किस प्रकार से देखिए करंट प्रवाहित हो रहा है इसमें। लेकिन यहाँ से एक जगह से क्या है? तीनों में जा रहा है। मतलब R1, R2, R3 किस प्रकार से जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में जो है तो पैरेलल में किस प्रकार से जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, ये देखिए आप। फिर 11.6.1 श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। जब कोई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है? यानी कि जब कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो ऊपर जैसे एक साथ जो जुड़े होते हैं तो उनका जो है तो प्रतिरोधक क्या होता है? उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 11.4 विभिन्न मानों के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। चित्र 11.6 में दिखाए के अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ला सकते हैं। तो 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं। कुंजी को प्लग से लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को 2 प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मतलब हर बार क्या करना है? एमीटर का जो पाठ्यांक आएगा उसे नोट करना है। क्या आप एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उनके मान में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए देखेंगे। आप यह देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यानी कि जब श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे प्रतिरोधकों को तो विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? वही रहता है। यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। एमीटर पर कोई मतलब ये बात नहीं, धारा निर्भर नहीं करती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है। यानी कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जुड़े रहेंगे तो उसमें विद्युत धारा का मान किस प्रकार होगा? समान होगा। मतलब तीनों में सेम होगा, जो R1, R2, R3 है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप यह देखेंगे कि विभवांतर भी अन्य 3 विभवांतरों V1, V2, V3 के योग के बराबर है।
यानी कि भी जो है तो 3 विभवांतर जैसे V1 V2 V3 है तो उनके तीनों के बराबर होगा, अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब क्रियाकलाप 11.5 में देखिए, अब इसमें क्या बताया। क्रियाकलाप 11.4 में चित्र 11.6 में दिखाए अनुसार 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों X तथा Y के बीच एक वोल्ट मीटर लगाइए। अब इसमें देखिए V1 V2 V3 क्या है आपका जो है तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है R1 R2 R3 क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, और धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। के क्या है, कुंजी है, प्लग है जिसे से ऑन ऑफ करते हैं। ए क्या है, अमीटर है। एमीटर का भी साइन याद रखिएगा, कुंजी की तरफ देखिए माइनस और इस तरफ जो है तो प्लस है। परिपथ में प्लग में कुंजी लगाइए तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अगर जो कोई कंपटीशन की तैयारी करता है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमें श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात होता है। मान लीजिए यह भी है। अब बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर नोट कीजिए। इन दोनों मानों की तुलना कीजिए। प्लग से कुंजी निकालिए तथा वोल्ट मीटर को भी परिपथ से हटा दीजिए। अब वोल्ट मीटर को चित्र 11.8 में दिखाए के अनुसार पहले प्रतिरोधकों के सिरों X तथा P के बीच जोड़िए। प्लग में कुंजी लगाइए तथा पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापिए। मान लीजिए यह V1 है। इसी प्रकार अन्य दो प्रतिरोधक के सिरों के बीच पृथक पृथक विभवांतर मापिए और मान लीजिए कि यह मान क्रमशः V2 तथा V3 है। V बराबर V1 V2 V3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। अब तीनों के बीच में क्या संबंध है ये बताना है। मान लीजिए चित्र 11.8 विद्युत में दर्शाए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं, I से। तब प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा भी I है, जो श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध भी तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है। ओम का नियम क्या होता है, V IR होता है। तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है। V1 V2 V3 है और R1 R2 R3 है, तब V IR होता है। I तो धारा वही रहेगी, लेकिन जो है तो V का मान V1 V2 V3 रखेंगे और R प्रतिरोध का मान R1 R2 R3 रखेंगे। तब देखिए समीकरण 11.11 से IR IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 अथवा RS R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी भी प्रकार अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है, और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। अब ये उदाहरण क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सब कराऊंगा इस, लेकिन सबसे पहले जो है तो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में नंबर लगाते हैं अपन। विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम के नियम पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करने पर हमें विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। जैसे V1 20 ओम इंटू 0.25 एम्पियर है, तो इसमें कितने जो है तो वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिला आपको। तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है V2 बराबर 4 ओम इंटू 0.25 एम्पियर
बराबर 1 वोल्ट प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी क्रम संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इसे 6 वोल्ट की बैटरी के 2 टर्मिनलों से संयोजित करने पर परिपथ में 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तब इस तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध R होगा। R बराबर क्या होता है, VI होता है। तो VI होता है तो 6V/0.25 एम्पियर है, तो कितना आ गया, 24 एम्पियर आ गया। यह श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध यह दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन का सॉल्व है। चलिए इस क्वेश्चन को, अच्छा ये 11.7 का जो क्वेश्चन है उसी का ये आंसर है गाइस। मैं इसको तो नहीं, आज जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 11.7 है, यानी कि 7 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आज पहले करा दूंगी और डाल दूंगी इसमें शॉर्ट्स में। अब देखिए पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक है 11.6.2 में। आइए अब चित्र 11.7 में दिखाए के अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार कीजिए। मतलब ये जो आपका पार्श्व क्रम में जो है पैरेलल में किस प्रकार से लगाते हैं, तो 11.6 में देखिए 3 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं का पार्श्व संयोजन XY बनाइए। यानी कि क्या बनाना है, X और Y। देखिए पार्श्व क्रम में ये देखिए इधर X है, यहाँ पर Y है। दिखाए के अनुसार संयोजन को एक बैटरी, ये देखिए नीचे एक बैटरी, एक प्लग है, कुंजी है, एक एमीटर है, ये जो क्या है ये आपका मीटर से संयोजित कीजिए। इनको पार्श्व क्रम में लगाकर इनको जो है एक बैटरी से, एक कुंजी से, एक एमीटर से क्या करना है, जोड़ देना है। प्रतिरोधकों के संयोजन के पार्श्व क्रम में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। और इसमें जो है तो वोल्ट मीटर भी क्या है, एक वोल्ट मीटर है, जो इसे जो है तो प्रतिरोधों के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। प्लग में कुंजी लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाना है और क्या करना है, पाठ्यांक नोट करना। मान लीजिए विद्युत धारा का मान I है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी नोट कीजिए। और इसमें पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर भी है। इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधकों के सिरों पर पृथक पृथक वोल्ट मीटर संयोजित करके की जा सकती है। इसमें जो है तो पृथक पृथक अलग अलग वोल्ट मीटर लगा करके अलग अलग जोड़ा जा सकता है। R1, R2, R3 क्या है, जो है तो पार्श्व क्रम में ये जो है तो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। भी क्या है, वोल्ट मीटर है। ए क्या है, अमीटर है आपका। और XY सिरे से क्या हुए, ये प्रतिरोधक जुड़े हैं। और R1, R2, R3 क्या है, आपका प्रतिरोध है। LPS जो है तो इसे जो है तो अलग अलग इसे बताया गया है। I1, I2, I3 क्या है, धारा प्रवाहित हो रही हैं। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए। परिपथ से एमीटर तथा वोल्ट मीटर निकाल लीजिए। चित्र 11.11 में दिखाए के अनुसार एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक I नोट कीजिए। इसी प्रकार R1 एवं R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापिए। माना इसका मान क्रमशः I1 एवं I2 है, तो I1, I2 एवं I3 में क्या संबंध है। यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है। I = I1 + I2 + I3, मतलब धारा 3 प्रवाहित हो रही हैं। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है, यानी कि पैरेलल में पैरेलल को P से डिनोट करते हैं और सीरीज में S से RS से लिखेंगे। और ये जो पैरेलल जो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं इसे RP से। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I = V/RP। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3 प्राप्त होता है। समीकरण 11.15 तथा 11.17 से हमें प्राप्त होता है V/RP
यानी पैरेलल में, इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब इसके पार्श्वक्रम में भी निकालने के लिए एक ये सवाल दे दिया 11.8 जो है 11.9 है। गाइस इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ही रहते हैं, क्योंकि इससे जो है तो क्वेश्चन पूछते हैं, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उसमें भी जो है तो क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, और आपके लाइट चैप्टर से उससे भी बहुत आते हैं गाइस क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, यहाँ से देखते हैं हमने देखा है कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 11.3 देखिए। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम में देखिए जैसे तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक खराब होगा तो यानी कि दो भी खराब हो जाएंगे, इसलिए जो है तो परिपथ जो है तो ठीक नहीं रहता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। यदि आपने त्योहारों और विवाह उत्सवों आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा है तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए यह देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत सांधित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण 11.18 के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब सांधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। 11.7 देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है ताप के कारण। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के गति स्थापित करता है। यानी विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तब धारा बहती है। हमने अनुभाग 11.2 में यह अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे पंखे की पंखुड़ियों में घुमाना में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो सांधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसका प्रेक्षण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप में प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि ऊर्जा जो क्षय होती है उसको क्या बोलते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, यानी कि जो विद्युत हीटर लगाते हैं उसमें जो हीटर जब जलने लगता है उससे क्या होता है? ताप के द्वारा क्या होता है? विद्युत का नुकसान होता है, क्षय होता है। विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर भी 11.13 है। मान लीजिए इससे समय t में
क्यू आवेश प्रवाहित होता है। क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित होने में किया गया क्या है, कार्य है। भी क्यू है, अतः स्रोत को समय t में भी क्यू ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति यानी पावर निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, P इजकल टू भी क्यू अपन टी इजकल टू वी आई। इसे नोट कर लीजिए, भी P इजकल टू भी क्यू अपन टी इजकल टू वी आई। अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू टी है जो VIT के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का उपयोग होता है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H इक्वल टू VIT करते हैं। यानी कि जब ऊष्मा का विद्युत का क्षय होता है तब उसे किससे लिखेंगे, H इक्वल टू VIT लिखेंगे। लेकिन जब पावर शक्ति निकालेंगे तब P इक्वल टू भी क्यू अपन टी इक्वल टू VI लिखेंगे। तो इसे दोनों को नोट कर लीजिए। ओम के नियम समीकरण 11.5 लागू करने पर हमें प्राप्त होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये तीनों फार्मूला है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीनों पॉइंट ध्यान रखना है कि इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस प्रकार से कार्य करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड है, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत जहां धारा की बात आएगी तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी, लेकिन विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध को होगा तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। उस थर्ड पॉइंट क्या है, उस समय के अनुक्रमानुपाती होती हैं जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यावहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत सांधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो संबंध I इक्वल टू VR के द्वारा उसे सांधित्र से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलन करने के पश्चात समीकरण 11.21 का उपयोग करते हैं। 21 का ये देखिए 11.21 किस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। एक R क्या है, प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, एमीटर है, कुंजी है और बैटरी है। विशुद्ध प्रतिरोधक विद्युत परिपथ में अपरिवर्तनशील विद्युत धारा जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो। अब 11.10 इसमें अच्छे खासा सवाल दिए हुए हैं गाइज, इन्हें बढ़िया अच्छे से करना है और बहुत मज़ा आएगा इनको करने में। 11.7.1 में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्य भावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह वांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केटली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं जिसमें तापी व्यवहार यानी कि जिससे ताप उत्पन्न होता है और ताप के द्वारा क्या होता है, विद्युत का क्षय होता है। वो कौन कौन सी वस्तुएं जिसमें जो है तो तापी प्रभाव पड़ता है और व्यवहारिक जो है तो अनुप्रयोग किए जाते हैं। तो विद्युत इस्त्री हो गया आपका, विद्युत टोस्टर हो गया, विद्युत तंदूर हो गया, विद्युत केटली हो गई, विद्युत हीटर हो गया। इसको भी मेन चीज़ें हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग किसमें अनुप्रयोग किए जाते हैं। 3, 4, 5 चीज़ों में आपका किया जाता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केटली, विद्युत हीटर। जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का गलनांक
3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का होता है। 3380 इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये सह लेता है। जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है, विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। इसे भी ध्यान रखना है कि जो बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। अक्रिय गैस में कौन कौन सी? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो उसमें तंतु लगा होता है, जो जिसमें से प्रकाश फैलता है, उसकी क्या होती है? आयु बढ़ जाती है। तंतु द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। फ्यूज का भी यूज किया जाता है। यह परिपथों तथा संयंत्रों की सुरक्षा के किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज के किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है। इसे ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूज है तो कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ के किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे जो घर में जो सभी सामान है उनकी क्या होती है? सुरक्षा होती है। कभी देखिए जैसे लाइट बहुत तेज आ गई तो क्या होता है? गाँवों में अक्सर ये होता है, फ्यूज जो है तो उड़ जाता है। इंसान कहता है ना कि फ्यूज उड़ गया, तो उससे क्या होता है? जो फ्रिज है, कूलर है, फैन है, ये सब जो चलते रहते हैं तो क्या है? इनका जो है तो नुकसान नहीं होता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ में कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा A1, 1A, 2A, 3A, 5A, 10A मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि होती है। उस विद्युत स्तरी के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोग करती हैं, यानी कि यूज करते हैं, जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। जब उसे कितना वोल्ट देते हैं? 220 वोल्ट। 1000 वाट बटे 220 वोल्ट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 22 का जो है तो 100 में भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4.54 एम्पियर आ जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कितने? 5 एम्पियर के जो है तो ये फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अब 11.8 विद्युत शक्ति कितना है गाइस अभी? अच्छा थोड़ा ही है, चलिए इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो फिर कल से क्या है इसके क्वेश्चन करेंगे अपन। 11.8 विद्युत शक्ति। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 11.21 से हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर I स्क्वायर R इक्वल टू या V² अपान R। अपने को ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि अपन जब कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये सब वहाँ पर लागू होंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसे भी नोट कर लीजिए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे एक विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। इस प्रकार 1 वाट बराबर कितना? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है, यानी कि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं VA। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं।
1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट घंटा है। वाट हावर्स वाट घंटा है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछेगा तो इसे भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? वाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभोक्त ऊर्जा यानी कि जो उपयोग की गई ऊर्जा है 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा होता है। लेकिन व्यापारिक रूप से अगर आपसे पूछेगा 1 नंबर के क्वेश्चन में तो उसे क्या बोलना है? किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे समानतः बोलचाल में यूनिट कहते हैं। यानी कि जो व्यापारिक रूप से है उसे क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, यानी कि वही 60 इंटू 60 हो जाएगा, इसीलिए 3600 सेकंड होगा। तो कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड आ जाएगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। उसका इंटू करेंगे, जितने ये जीरो वही क्या हो जाएंगे? उसके पावर में लग जाएंगे। यह भी जानिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभोक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने ऊर्जा उपभोक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। अब ये क्वेश्चन है गाइज, आपने क्या सीखा? हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें इसका जो सार है उसे देख लेते हैं। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट उसके विपरीत जो धारा जो है तो प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसे जो सब ध्यान में रखिएगा, एम्पियर होता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को क्या बोलते हैं? वोल्ट भी से मापते हैं। प्रतिरोध का एक ऐसा गुणधर्म जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है, यह विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और वहाँ ऊपर देखें तो ओम मीटर होता है, ओम या ओम मीटर। ओम का नियम क्या है? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर या उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का तार समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमत निर्भर करता है और उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिससे वह बना रहता है। अगर आपसे ये पूछता है प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, देखिए अनुप्रस्थ काट के ऊपर और क्षेत्रफल के ऊपर, और मतलब जो पदार्थ है उसके ऊपर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर कि पदार्थ किस प्रकार से बना हुआ है। यानी कि वो जैसे क्या है, अपन जो देखे हैं ना कि जैसे मिश्र धातु है, चालक है और जो कुचालक है, सभी तो क्या है उसमें से बताया गया है। उनके ऊपर मतलब जो पदार्थ होगा, जो आप धातु प्रयोग करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध आरपी निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1/RP यानी पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, और जो आगे होगा तो वही इसी प्रकार जुड़ता जाएगा। कृषि प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभोक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, W = V × I × T। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। जब 1 एम्पीयर का विद्युत धारा एक विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपभोक्त शक्ति कितना हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा है। 1 किलोवाट प्रति घंटा में कितना होता है? आपका इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3,60,00,000 जूल, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है गाइज, आप लोगों को हमारे
जो है तो क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। और जो आपके क्वेश्चन हो गाइज ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा, फिर हम उसी हिसाब से बताएंगे आप लोगों की जिस प्रकार से क्वेरी होगी। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज।